दोस्तों, जब पूरा उत्तर भारत हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अराजकता में डूब चुका था, जब कोई सत्ता नहीं थी, जब पहाड़ छोटे छोटे कबीलों में टूट चुका था दोस्तों, तब हिमालय की गोद में एक शक्ति उठी जिसने उत्तराखंड को पहली बार एक राजनीतिक पहचान दी। तो और दोस्तों, वह था कार्तिकपुर का महान कत्यूरी साम्राज्य। लेकिन दोस्तों, क्या कत्यूरी वास्तव में खस थे? क्या ये शक थे? क्या कत्यूरी कुषाण थे? क्या उनकी राजधानी किसी श्राप के कारण बदल गई थी? और दोस्तों, इससे भी बड़ा प्रश्न है, आखिर इतिहास की किताबें इस साम्राज्य की पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताती हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है RS बिष्ट और स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल द टर्निंग पॉइंट अल्मोड़ा पर। दोस्तों, आज का यह लेक्चर केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि उत्तराखंड इतिहास की एक ऐसी मास्टर क्लास है जो आपकी तैयारी का पूरा स्तर बदल देगी। दोस्तों, आज हम केवल घटनाएं नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन रहस्यों को खोलेंगे जहां सामान्य किताबें खामोश हो जाती हैं। दोस्तों, आज हम बद्रीदत्त पांडे, शिव प्रसाद डबराल, राहुल सांकृत्यायन, एटकिंसन, लक्ष्मीदत्त जोशी और अजय राउत जैसे इतिहासकारों के विचारों का टकराव आज इसी वीडियो में दोस्तों होगा। इसलिए दोस्तों, पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज जो नोट्स बनेंगे वही एग्जाम हॉल में आपका हथियार बनेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, 1647 ईस्वी के बाद दोस्तों सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 1647 में। और दोस्तों, उसी क्षण उत्तर भारत की राजनीतिक रीढ़ टूट जाती है और दोस्तों उत्तराखंड का जो प्राचीन ब्रह्मपुर राज्य भी दोस्तों बिखरने लगता है। तो दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, यहीं से इतिहास में प्रवेश होता है एक ऐसी शक्ति का जिसका नाम आगे चलकर पहाड़ की पहचान बन जाता है। तो दोस्तों, उसका नाम है बसंत देव। दोस्तों, कत्यूरी वंश के संस्थापक बसंत देव शुरुआत में कन्नौज के राजा यशोवर्मन के अधीन एक सामंत या सीमांत रक्षक थे। दोस्तों, उस समय कन्नौज उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्तिशाली सत्ता थी और उत्तराखंड क्षेत्र में भी दोस्तों इनका प्रभाव था। लेकिन दोस्तों, बाद में कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने यशोवर्मन को पराजित कर दिया और दोस्तों कन्नौज की शक्ति कमजोर पड़ गई। और इसी अवसर का लाभ उठाकर बसंत देव ने जोशीमठ में स्वतंत्र कत्यूरी सत्ता की दोस्तों स्थापना कर दी। तो दोस्तों, सरल शब्दों में कहें कि पहले कत्यूरी शासक कन्नौज के यशोवर्मन के अधीन काम करते थे, लेकिन बाद में स्वतंत्र होकर उन्होंने कत्यूरी राज्य की दोस्तों स्थापना की थी बसंत देव ने। तो दोस्तों, जैसे ही ललितादित्य मुक्तापीड ने यशोवर्मन को पराजित किया और जैसे ही कन्नौज कमजोर हुआ और उत्तराखंड में सत्ता का वैक्यूम पैदा हो गया, बसंत देव ने यही अवसर पकड़ा। जोशीमठ में उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा की और यहीं से शुरू होता है दोस्तों कार्तिकपुर का कत्यूरी राज्य कह लीजिए या कत्यूरी राजवंश। दोस्तों, इतिहास केवल कहानियों से नहीं बनता है, इतिहास बनता है प्रमाणों से, एविडेंस से, सोर्स से। और दोस्तों, कत्यूरी इतिहास का सबसे बड़ा कानूनी दस्तावेज है बागेश्वर शिलालेख। और दोस्तों, इस शिलालेख में बसंत देव को परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर यानी कि पूर्ण संप्रभु सम्राट कहा गया है। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए, कोई सामंत कभी ऐसी उपाधि नहीं लिखवाता। तो दोस्तों, यह प्रमाणित करता है, जो परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि प्रमाणित करती है कि बसंत देव पूरी तरह से हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद स्वतंत्र शासक दोस्तों बन चुके थे कार्तिकपुर में। दोस्तों, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो 9 अभिलेख जिसने पूरा कत्यूरी इतिहास खड़ा होता है। दोस्तों, इन अभिलेखों को आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा प्रश्न यहां से दोस्तों बनता है। दोस्तों, पहला जो अभिलेख मिला है त्रिभुवन राजलेख, त्रिभुवन राजदेव जो एक कार्तिकपुर शासक थे, इनका मिला है दोस्तों बागेश्वर शिलालेख। और दोस्तों, यही वो स्रोत है जिससे प्रारंभिक कत्यूरी सत्ता को प्रमाणित किया है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है दोस्तों, त्रिभुवन राजदेव का जो बागेश्वर शिलालेख है। और कत्यूरियों को या कार्तिकपुर राजाओं को जानने का सबसे प्रारंभिक आधार दोस्तों त्रिभुवन राज का बागेश्वर शिलालेख ही है। दोस्तों, दूसरा शिलालेख मिला है भूदेव का ही, यह भी बागेश्वर शिलालेख बागेश्वर में मिला है। इसमें 8 राजाओं और रानियों का दोस्तों उल्लेख मिलता है। और उसके बाद दोस्तों हमें जो सबसे प्रतापी शासक रहे हैं कत्यूरी या कार्तिकपुर राजवंश, जोशीमठ के बाद चमोली में, ललितसुर के 3 अभिलेख दोस्तों हमें मिले हैं, यानी कि तीसरा, चौथा और 5वां अभिलेख ललितसुर के हैं। इसमें 2 अभिलेख
ललितपुर के दोस्तों पांडुकेश्वर चमोली में मिले हैं और एक कंडारा में मिला है रुद्रप्रयाग में। कुल मिला के दोस्तों 3 अभिलेख ललितपुर देव के मिले हैं। और दोस्तों इन अभिलेखों के जो लेखक हैं वो गंगाभद्र बताए गए हैं। और उसके बाद दोस्तों अब छठा, क्योंकि आपने अभी देखा एक त्रिभुवनराज का शिलालेख हो गया, एक भूदेव का हो गया, 2 हो गए, और 3 अभिलेख आपके किसके हो गए, ललितपुर के थे। 3, 2, 5 और 6 अभिलेख हो चुके हैं दोस्तों। तो छठा अभिलेख है दोस्तों पद्मनाभ देव का, वह है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, जो चमोली से मिला है दोस्तों। पांडुकेश्वर जगह कहाँ है दोस्तों, चमोली में है। 7वां अभिलेख मिला है दोस्तों सुभिक्ष राजदेव का, और ये भी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र पांडुकेश्वर चमोली से मिला है। उसके बाद दोस्तों 8वां मिला है देशर देव का, यह है दोस्तों बालेश्वर ताम्रपत्र चंबा से दोस्तों मिला है, और जिसके बारे में आपको जानकारी बहुत कम है दोस्तों। 9वां जो अभिलेख मिला है वो जटमाल देव का मिला है कुलसारी शिलालेख। तो कुलसारी नामक जगह कहाँ है दोस्तों, चमोली में है दोस्तों। और जो कुलसारी नामक जो जगह है ये नंदा देवी राज यात्रा का भी कुलसारी एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है। आपने इसका नाम कुलसारी शब्द जरूर नंदा राज यात्रा में सुना होगा। तो दोस्तों अब दोस्तों कत्यूरी कौन थे, इस पर अभिलेख की प्रमाण हो गया दोस्तों। हमारे पास प्रमाण आगे कि किस अभिलेखों के आधार पर हम कत्यूरों के इतिहास को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमारे पास दोस्तों 9 अभिलेख हमारे पास आ चुके हैं जिससे हम कत्यूरों के इतिहास को दोस्तों एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कत्यूरी कौन थे। अब शुरू होता है दोस्तों इतिहास का सबसे रोचक युद्ध, विचारक युद्ध। अलग अलग जो इतिहासकार हैं वो कत्यूरियों के बारे में अलग अलग थ्योरी देते हैं। जैसे हम पहली थ्योरी की बात करेंगे दोस्तों, ये थ्योरी से परीक्षा में पूछी जाती हैं। आप हर इतिहासकार की थ्योरी को पेन और डायरी से नोट कर लीजिए। तो पहला इतिहासकार का नाम है दोस्तों एटकिंसन। दोस्तों एटकिंसन के अनुसार कत्यूरियों को काबुल की केटार जाति से दोस्तों ये जोड़ते हैं। इंपोर्टेंट, और हाल ही में दोस्तों पूछा भी गया था कि कत्यूरी के लिए कत्यूरी मतलब किटार मतलब कत्यूर की उत्पत्ति जो हुई है वो किटार जाति, ये कॉन्सेप्ट देने वाले कौन है दोस्तों, एटकिंसन है, जो कत्यूरियों को किटार जाति से जोड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरे विद्वान हैं राहुल सांकृत्यायन, वे इन्हें स को कुषाण मानते हैं। और दोस्तों वो आधार क्या देते हैं कि कटारमल सूर्य मंदिर में जो जूते पहने हुए सूर्य प्रतिमा, बूढ़धारी सूर्य जिसको हम कह रहे हैं, जूते पहने हुए सूर्य प्रतिमा को वे शक प्रभाव का प्रमाण मानते हैं। तो दोस्तों जो कटारमल में जो अल्मोड़ा के पास जो कटारमल में सूर्य मंदिर है, वो उनका मानना है कि जो कत्यूरी थे ये शकों के ही क्या थे, वंशज थे। राहुल सांकृत्यायन की थ्योरी ये है। और दोस्तों लक्ष्मणदत्त जोशी जी कहते हैं, इनके अनुसार अयोध्या से आए राजाओं ने खसों को हराकर सत्ता प्राप्त की थी। शिव प्रसाद डबराल जी का कुछ अलग मत है, वे कहते हैं कत्यूरी स्वयं खसी थे, उन्नत खसी थे कहते हैं, मतलब खसी इन्होंने जो प्रारंभिक जो जाति यहाँ पर थी खस, वही बाद में कत्यूरी कहलाए। और दोस्तों यशवंत सिंह कटोच का जो मत है वे इनको कुड़िंदों का उत्तराधिकारी मानते हैं। जो यहाँ पर कुड़िंद सत्ता थी उन्हीं का उत्तराधिकारी मानते हैं यशवंत सिंह कटोच। तो दोस्तों आपको इन इतिहासकारों के जो विचार हैं आपको परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एटकिंसन इनको काबुल के केटार जाति से जोड़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन इन्हें शक और कुषाण के वंशज मानते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर वो कटारमल सूर्य मंदिर में जूते पहने हुए सूर्य प्रतिमा, क्योंकि ये शकों ने ही बनाया था, इसके आधार पर जोड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों लक्ष्मणदत्त जोशी इनके अनुसार अयोध्या से आए राजाओं ने खसों को हराकर सत्ता प्राप्त की थी। और शिव प्रसाद डबराल जी कहते हैं कि कत्यूरी जो थे वो खस ही थे, खसों के ही वंशज थे। और दोस्तों यशवंत सिंह कटोच जी कहते हैं वे इन्हें कुड़िंदों का उत्तराधिकारी मानते हैं। तो दोस्तों कमेंट में बताइए आपको कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक तार्किक लगता है। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा वंशावली पर आएंगे। प्रथम परिवार दोस्तों बसंतदेव वंश का आता है। बसंतदेव दोस्तों इसके संस्थापक हैं। रानी का नाम था राज नारायणी देवी। और दोस्तों यही वह शासक थे जिन्होंने सणेश्वर गांव दान में दिया था। और दोस्तों इनके बाद आता है एक रहस्य कि बसंतदेव के पुत्र का नाम इतिहास से मिट चुका है, मतलब हाँ साथियों शिलालेख टूट चुका है। उसके बाद दोस्तों खरपरदेव का नाम दिया गया है। इनकी रानी का नाम लद्दा देवी बताया गया है। और जोशीमठ का नरसिंह मंदिर इनके काल में पूर्ण हुआ था। शुरुआत करी थी दोस्तों बसंतदेव ने, और नरसिंह मंदिर का जो निर्माण कार्य जोशीमठ में पूरा हुआ था दोस्तों वो खरपरदेव के समय पूरा हुआ था। उसके बाद आते हैं दोस्तों इसी बसंतदेव परिवार में त्रिभुवन राज।
तो ये दोस्तों प्रथम परिवार के अंतिम शासक हैं। बाद में हम वंशावली की अलग से वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि ये दोस्तों इंट्रो वीडियो है। और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे स्वर्णकाल की बात आती है, निम्बर देववंश की बात आती है। अभी दूसरा वंश शुरू हो जाता है जो कत्यूर राजवंश में। तो और इसको दोस्तों इतिहास में गोल्डन एज कहा गया है। तो निम्बर देव, इनकी रानी का नाम नासु देवी था, और निम्बर देव ने ही पाल शासक धर्मराज से दोस्तों संधि की थी। जो पाल शासक थे उड़ीसा बंगाल के, इनसे संधि कर दी थी निम्बर देव ने। इष्टगण देव, इनकी रानी का नाम धरा देवी था, और इन्होंने पूरे उत्तराखंड को राजनीतिक एकता में दोस्तों बांधा था। किसने बांधा था पूरे उत्तराखंड को राजनीतिक? बस इष्टगण देव ने के समय दोस्तों उत्तराखंड कई छोटे छोटे स्थानीय राज्यों और शक्तियों में दोस्तों बटा हुआ था। इष्टगण देव ने इस बिखरे हुए क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लाकर एक मजबूत और संगठित शासन की दोस्तों स्थापना करी। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने पूरे उत्तराखंड का राजनीतिक एकता में उन्होंने बांधा, पूरे उत्तराखंड को राजनीतिक एकता में इष्टगण देव ने बांधा। उसके बाद दोस्तों ललित सुखदेव का नाम आता है। 832 से 854 ईस्वी तक इनका शासनकाल बताया गया है। और कत्यूरी साम्राज्य अपनी चरम शक्ति पर था दोस्तों ललित सुखदेव के समय में, और सबसे प्रतापी शासक दोस्तों ललित सुखदेव को बताया गया है। और इनकी रानियाँ थी लया देवी और समा देवी, और इनको दोस्तों वरावतार कहा जाता है। दोस्तों ललित सुखदेव कत्यूरी वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। उनके समय में कत्यूरी राज्य का विस्तार और प्रभाव चरम पर था। इन्होंने मंदिर निर्माण, दान और ब्राह्मण धर्म संरक्षण को बढ़ावा दिया। और दोस्तों अभिलेखों में इनकी वीरता और धार्मिक छवि को अत्यधिक महिमामंडित दोस्तों किया गया है। और इसी कारण दोस्तों प्रतीकात्मक रूप से इन्हें भगवान विष्णु के वरावतार जैसा धर्म रक्षक राजा इनको बताया गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों द्वितीय परिवार निम्रदेव परिवार में आते हैं। अंतिम राजा आते हैं दोस्तों भूदेव। तो दोस्तों इन्हें कट्टर ब्राह्मण धर्म अनुयायी बताया गया है। बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि दोस्तों इनको दी गई है। तो दोस्तों कत्यूरी काल तक आते आते उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का प्रभाव कमजोर पड़ गया था, जबकि ब्राह्मण धर्म यानी कि जो सनातन परंपरा फिर से मौजूद हुई। भूदेव को एक कट्टर ब्राह्मण धर्म समर्थक शासक दोस्तों माना जाता है। इन्होंने वैदिक परंपराओं, मंदिरों, ब्राह्मणों और भूमिदान को संरक्षण दिया, और इसी कारण राजकीय परिस्थितियों में इन्हें बुद्ध श्रमण शत्रु कहा गया है, यानी एक ऐसा राजा जिसने बौद्ध प्रभाव को चुनौती यहाँ पर दी। तो दोस्तों इसका अर्थ यह नहीं है कि भूदेव व्यक्तिगत रूप से क्रूर थे या उन्होंने हर जगह हिंसा की। मध्यकालीन अभिलेखों में ऐसी उपाधियां अक्सर धार्मिक श्रेष्ठता दिखाने, राजा की वैदिक निष्ठा बताने और राजनीतिक विचार के लिए प्रयुक्त होती थीं। अब आती है बात दोस्तों राजधानी परिवर्तन का रहस्य। लेकिन दोस्तों एक ऐसा रहस्य सामने आता है जिसमें इतिहासकार दोस्तों बटे हुए हैं, मतलब राजधानी परिवर्तन के लेके इतिहासकार के विचार अलग अलग हैं। जैसे मैं सबसे पहले आपके डबराल जी, शिव प्रसाद डबराल जी के वैज्ञानिक मत को हम जानते हैं। दोस्तों राजधानी परिवर्तन का सबसे वास्तविक कारण लक्ष्मी में दोस्तों क्या बताते हैं? जो थ्योरी दोस्तों किसने दी है? डबराल जी ने दी है। डबराल जी कहते हैं कि कत्यूरी राजधानी का जोशीमठ से बैनाथ जाना किसी श्राप या चमत्कार कारण नहीं होता, क्योंकि श्राप और चमत्कार वाली बात लक्ष्मीदत्त जोशी ने बताई थी दोस्तों। उसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। डबराल जी ने क्या कहा? उन्होंने बताया कि जोशीमठ क्षेत्र में भारी हिमपात और भूस्खलन के कारण जनधन की हानि होने लगी थी, और इसी कारण कत्यूरी शासकों ने एक सुरक्षित, उपजाऊ और प्रशासन के लिए उपयुक्त स्थान बैजनाथ को राजधानी बनाया। अर्थात दोस्तों डबराल जी राजधानी परिवर्तन को पूरी तरह भौगोलिक और वैज्ञानिक कारण से दोस्तों जोड़ते हैं। और दूसरी तरफ आते हैं दोस्तों लक्ष्मीदत्त जोशी जी की कथा। तो दोस्तों इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी जी के अनुसार कत्यूरी राजधानी का जोशीमठ से बैनाथ जाना सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि उसके पीछे रहस्यमय घटना छिपी थी। अब दोस्तों जो लक्ष्मीदत्त जोशी जो कथा सुनाते हैं वो ये कहते हैं कि एक दिन राजा नरसिंह देव, मतलब माना जाता है कि जोशी मठ से जो राजधानी परिवर्तन लेके जो बैनाथ आए थे वो राजा सुभिक्षराज के जो उत्तराधिकारी थे नरसिंह देव, इनको बताते हैं। तो दोस्तों एक दिन राजा नरसिंह देव शिकार खेलने जंगल गए थे। तो उसी समय भगवान विष्णु ने नरसिंह ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्होंने राजमहल में प्रवेश किया। तो दोस्तों वहाँ भोजन करने के बाद वो एक ब्राह्मण वेशधारी थे और राजमहल के पलंग में जाकर सो गए।
कुछ समय बाद जब राजा नरसिंह देव वापस लौटे तो उन्होंने अपने ही महल में जब एक अजनबी पुरुष को पलंग पर सोते देखा तो दोस्तों उनको काफ़ी गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि कोई व्यक्ति उनकी अनुपस्थिति में राजमहल में प्रवेश कर गया है। तो दोस्तों क्रोध में आकर राजा ने, जो नरसिंह देव थे, उसे सोए हुए ब्राह्मण पर उन्होंने तलवार से प्रहार कर दिया। लेकिन दोस्तों यहीं से कथा रहस्यमय हो जाती है। कहा जाता है दोस्तों जब तलवार लगी तो रक्त नहीं निकला बल्कि घाव से दूध बहने लगा। तो दोस्तों राजा नरसिंह देव समझ गए कि उन्होंने कोई सामान्य मनुष्य पर नहीं बल्कि दिव्य शक्ति पर प्रहार कर दिया है। वे भयभीत हो गए, राजा नरसिंह देव भयभीत हो गए। उन्होंने क्षमा मांगी लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और दोस्तों इसी घटना के बाद राजा का दंड स्वरूप जोशीमठ छोड़कर बैजनाथ जाना पड़ा था और इसी कारण कत्यूरी राजधानी का स्थानांतरण हुआ। हालांकि दोस्तों आधुनिक इतिहासकार इसे केवल लोक कथा मानते हैं, लेकिन यह कथा उत्तराखंड की दोस्तों संस्कृति स्मृति में आज भी दोस्तों जीवित है। तो दोस्तों कत्यूरी राजवंश जिन्होंने जोशीमठ के बाद कार्तिकपुर में शासन किया, 3 परिवार और एक चौथे परिवार की बात भी कही गई है, जिसके विस्तार से हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी हम रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले कत्यूरी वंश के जो सत्तापक थे बसंतदेव, हमने बात करी। राजधानी जोशीमठ दोस्तों, उसके बाद बैजनाथ आ गई थी। स्वर्णकाल जो का समय ललित सूर्यदेव के समय था और लेखक थे जिन्होंने ताम्रपत्र को लिखा था वो गंगाभद्र थे। प्रमुख अभिलेख दोस्तों बागेश्वर है, जिससे बसंतदेव के बारे में जानकारी मिलती है। नवा अभिलेख दोस्तों कुलसारी शिलालेख से जुड़ा है दोस्तों। वरावतार का संबंध दोस्तों ललित सूर्यदेव से बताया गया है और बुद्ध श्रमण शत्रु दोस्तों भूदेव को बताया गया है। तो दोस्तों कत्यूरी केवल एक राजवंश नहीं थे, वे उत्तराखंड की सांस्कृतिक आत्मा थे। मंदिरों में उनकी आस्था आज भी दोस्तों जीवित है। पत्थरों पर उनका इतिहास आज भी सांस ले रहा है और दोस्तों हिमालय की चोटियां आज भी उनके गौरव की गवाही देती हैं। और दोस्तों अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर करो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो यूपीएससी और यूपी प्रेस की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही रिसर्च आधारित कंटेंट बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। और दोस्तों याद रखिए, जो इतिहास को गहराई से पढ़ता है और दोस्तों वही बहुत सी लिखता है। तो दोस्तों आप चैनल द टर्निंग पॉइंट अलमोड़ा को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों अंत में न्याय के सर्वोच्च देवता गुरु देवता आप पर और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।